हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं समता शुक्ला, साइंस टीचर, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। बच्चों, क्लास 8th में आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है कोशिका, जीवन की मूलभूत इकाई। आपको कोशिका की संरचना और कोशिका के कार्य के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन उसके पहले, क्योंकि इसके पहले कोशिका चैप्टर आपका क्लास 7th में नहीं था, यानी कि पहली बार आप कोशिका को सिलेबस में अपने देख रहे हैं, तो इसलिए कोशिका के बारे में थोड़ा सा हम उसका इतिहास भी जानने की कोशिश करेंगे कि कोशिका जो है एक्चुअल में क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की थी, और कोशिका देखी गई तो उसके पीछे क्या क्या प्रयोग वैज्ञानिकों ने किए होंगे, उस समय पे उनके दिमाग में क्या चीजें आई होंगी, क्या विचार आए होंगे जिससे कोशिका की खोज हो पाई। हमने पिछले सेशंस में ये चर्चा कर ली थी कि जो सबसे पहले कोशिका की खोज की थी वो सर रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने अपने ही बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से जब कॉर्क की पतली स्लाइस को देखा तो उन्हें कुछ मधुमक्खी के छत्तों के जैसी संरचना दिखाई पड़ी और उसके हर एक कंपार्टमेंट को उन्होंने ही नाम दिया सेल। तो कोशिका की खोज का श्रेय जो है वो जाता है रॉबर्ट हुक को, है ना। लेकिन उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी और बाद में दूसरे वैज्ञानिकों के द्वारा जीवित कोशिका की खोज भी की गई। और उसके बाद फिर अब तो स्थिति ये है कि जितने भी जीवों में अलग अलग प्रकार की जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती हैं वो सारी की सारी कोशिकाओं की खोज की जा चुकी है। और कोशिका के अंदर बहुत सारे जो अलग अलग कोशिकांग पाए जाते हैं उनकी भी खोज की जा चुकी है, इंटरनल स्ट्रक्चर की खोज की जा चुकी है, क्योंकि साइंस जो है बच्चों वो अब बहुत एडवांस्ड लेवल में आ चुका है। तो कल के सेशन में हमने सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात करी थी। कल के सेशन में मैंने आपको फोटो दिखाई थी एक सूक्ष्मदर्शी की, और सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात करी थी माइक्रोस्कोप के बारे में कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसा दिखाई पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके स्कूल की लैब में भी वो माइक्रोस्कोप आपको देखने को मिलेगा। एक नए प्रकार का माइक्रोस्कोप जो आपको आपके लैब में देखने को नहीं मिलेगा, आप ऐसे स्क्रीन पे ही देख करके इसको समझेंगे। ये माइक्रोस्कोप, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये जो माइक्रोस्कोप आपको दिखाई पड़ रहा है बच्चों, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये वाला जो आपको दिखाई पड़ रहा है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसकी जो पावर होती है, कल हमने ये वाला माइक्रोस्कोप देखा था। ये वाला माइक्रोस्कोप जो था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी था। रॉबर्ट हुक ने जो बनाया था वो ऐसा दिखाई पड़ता था। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको स्कूल में आपके लैब में देखने को मिलेगा उसका कुछ इस तरीके का होता है। लेकिन जो इस तरीके का माइक्रोस्कोप आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ पे जो ब्लड के टेस्ट होते हैं। जैसे आपने बहुत बार देखा है ना, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा ब्लड लेके जाते हैं डॉक्टर्स और उसको टेस्ट करते हैं ना, जिसको कहते हैं हम लेबोरेटरी। वहां पे जहाँ पे ये टेस्ट होते हैं, हमारे खून की जांच जहाँ पे होती है, वहां पे बड़े बड़े लैब्स में इस तरीके के माइक्रोस्कोप सेट होते हैं और इससे जो है बीमारियों का भी पता लगाया जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है बच्चों, ये कैसे टाइप का माइक्रोस्कोप है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप दैट यूजेस द बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि आप लोग बहुत छोटे हैं तो आप इसके बारे में बहुत नहीं समझ पाएंगे। बस इतना समझने की कोशिश करनी है कि एक बहुत बड़ा सा माइक्रोस्कोप होता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और उससे बहुत छोटी छोटी चीजें हम देख सकते हैं। कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है। और ऐसा माइक्रोस्कोप आपको पैथोलॉजी लैब्स जो होते हैं, जैसे हम कभी बीमार पड़ते हैं तो हमारे खून की जांच होती है ना, तो वो जो ब्लड सैंपल्स जिस लैब में जाते हैं टेस्ट होने के लिए, वहां पे इस तरीके के माइक्रोस्कोप्स होते हैं। और बट ऑब्वियस है कि इतना बड़ा है, इतनी बड़ी मशीन है तो बहुत महंगी भी होती होगी। पैथोलॉजी लैब्स में आपको ये दिखाई पड़ेगी। मतलब साधारण तौर पे हम ये कहें कि ये हॉस्पिटल्स के लिए बनी होती है, जहाँ पे रोगों की जांच करनी होती है, जहाँ ब्लड सैंपल्स टेस्ट के लिए जाते हैं, वहां पर ये माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है।
ये किस चीज का यूज करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स के बीम का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, एक टाइप का आप ये समझिए, एक टाइप की रेज होती है जिनका यूज करते हैं, that uses the beams of electrons to illuminate the object। जो ऑब्जेक्ट हम इसके नीचे लगाते हैं टेस्ट करने के लिए, जांचने के लिए, उसको एकदम इतना चमकदार बना देती है कि उससे बहुत बड़ी, मतलब वो जो छोटी, बिल्कुल अब सोचो कि हमारे ब्लड में कौन सा बीमारी, मतलब जैसे मान लीजिए हमें कोई बीमारी हो गई तो हमारे ब्लड में वो कौन सी बीमारी है, किस कारण से है, उसको भी ये पता लगा देती है ना। तो कितना, किसी भी इमेज को कितना ज्यादा ये मैग्नीफाई कर देती है, यानी कितना ज्यादा बड़ा करके दिखाती होगी, कितने गुने इसकी मैग्निफिकेशन पावर जो है वो कितना गुना है। ये कोई बच्चा खड़े होके बताएगा ये कितनी गुने है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कितना गुना ज्यादा इसमें हम छोटी चीजों को देख सकते हैं। 2 के आगे 5 जीरो लगा हुआ है, तो ये कितना गुना हो गया? आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि हम एक ऐसे माइक्रोस्कोप के बारे में, ऐसे सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात कर रहे हैं जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसा आप स्कूल में देखते हैं वैसे माइक्रोस्कोप से बहुत ज्यादा गुना पावरफुल होता है, और इसकी मैग्निफिकेशन पावर जो है वो 5 लाख गुना तक, मतलब कोई भी चीज 5 लाख गुना ज्यादा बड़ी दिखाई पड़ सकती है इस मशीन में देखने के बाद। इसीलिए अगर कोई बीमारी होती है तो उसकी टेस्ट करने के लिए ब्लड सैंपल को इस मशीन के नीचे देखा जाता है, ताकि कौन से परजीवी की उसमें प्रेजेंस है वो पता लगाया जा सके। ये केवल आपको आपकी जानकारी के लिए मैंने दिखाया, ये किसी भी स्कूल में ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं होता है। ये माइक्रोस्कोप ज्यादातर बच्चों मिलता है पैथोलॉजी लैब में। पैथोलॉजी लैब में ये इस तरीके का माइक्रोस्कोप मिलता है, पैथोलॉजी लैब में, है ना। तो जो बच्चे बड़े होके पैथोलॉजिस्ट बनेंगे उनको ये माइक्रोस्कोप पर काम करने का मौका मिलेगा जब आप बड़े हो जाएंगे। जैसे कल्यू खेत के सभी बच्चे बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए मैं खुद उनको अप्रिशिएट करती हूँ, तारीफ करती हूँ उनकी। जीआईसी का प्रियांश है, वो भी अच्छे तरीके से बातचीत करता है। तो बच्चों ये जो माइक्रोस्कोप है, ये माइक्रोस्कोप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कोई भी चीज 5 लाख गुना ज्यादा बड़ी दिखाई पड़ती है, 5 लाख गुना बड़ी दिखाई देती है कोई भी चीज। लेकिन इस माइक्रोस्कोप के बारे में मैंने आपको बताया, इसका नाम केवल आपको याद कर लेना है। चित्र आप देख पा रहे हैं, ऐसा माइक्रोस्कोप आपको लैब में मिलता है। आगे हम देखेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। आपने ये वाला देखा, देखिए हमने 3 माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ लिया। पहला तो ये जो बहुत साधारण था, रॉबर्ट हुक ने बनाया था, खुद से बनाया था। दूसरा जो एडवांस हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो आपके स्कूल में अवेलेबल होता है। और तीसरे प्रकार का माइक्रोस्कोप मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो आपको स्कूल में नहीं देखने को मिलेगा। किसी भी चीज को जब आप इसके नीचे लगाते हैं तो 5 लाख गुना ज्यादा बड़ा दिखाई पड़ता है, और ये आपको पैथोलॉजी लैब में मिलता है। मतलब इस तरीके का माइक्रोस्कोप वाला मशीन जो है ये आपको पैथोलॉजी लैब में दिखाई पड़ता है, ये आपको साधारण तौर पे देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर किसी के परिवार में कोई पैथोलॉजिस्ट है या कोई ऐसे हैं जो लैब में काम करते हैं, तो उनसे अगर आप कभी पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हाँ इतना बड़ा बड़ा माइक्रोस्कोप वहां पे होता है, क्योंकि हमारे खून के अंदर कोई भी बीमारी क्रिएट करने वाला जो वायरस, बैक्टीरिया है, उसकी जांच भी इस माइक्रोस्कोप में हो जाती है। ये बहुत बड़ा होता है साइज में, और इसकी पावर भी बहुत ज्यादा होती है। 5 लाख गुना बड़ी दिखाई पड़ती है कोई भी चीज इसमें। तो इसलिए इसी का यूज करते हैं किसी भी बीमारी वाले बैक्टीरिया, वायरस को पता लगाने के लिए। अब हम आगे बढ़े
और सभी बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, तो आप अपने हाथ खड़े कर सकते हैं उसी समय, है ना। अगर आप अपने हाथ खड़े करेंगे तो मैम जान जाएंगी कि आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो हम कनेक्ट करके आपसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि बेटा कहाँ क्या समझ में नहीं आ रहा है। ये हो गई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात। अब हम चैप्टर हमारा क्या चल रहा है, कोशिका यानी कि सेल। तो सेल में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। उनके संख्या के आधार पर, उनके आकार के आधार पे, उनके प्रकार के आधार पे वेरिएशन होती है किसमें, कोशिकाओं में। यानी कोशिकाओं के अलग अलग प्रकार होते हैं और नंबर ऑफ सेल्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। जैसे कल बात करी थी हमने प्रियंका से, प्रियंका जीआईसी कालिका की बच्ची है, उसने बात करी थी। तो उसने ये बताया था कि जो मनुष्य होते हैं, जैसे हम और आप हैं, तो हम बहुत सारी कोशिकाओं से बने हैं। मतलब हम एक सेल से नहीं बने हुए हैं, हमारे बॉडी को बनाने के लिए बहुत सारी मिलियंस ऑफ मिलियन सेल्स की जरूरत पड़ गई। और कल हमने ये भी चर्चा की थी कि जो हम मुर्गी का अंडा खाते हैं वो एक सिंगल कोशिका होती है, बड़ी होती है लेकिन एक सिंगल कोशिका होती है। तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पे अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। नंबर ऑफ सेल्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, यानी अलग अलग जीवों में अलग अलग कोशिकाओं की संख्या होती है। जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें बहुत सारी संख्या होती है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में इंसेक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। एक क्या है, एक मधुमक्खी टाइप का दिखाई पड़ रही है आपको, मनुष्य का शरीर दिखाई पड़ रहा है और एक प्लांट बॉडी दिखाई पड़ रही है। यानी कि एक पेड़ दिखाई पड़ रहा है, एक आदमी का शरीर दिखाई पड़ रहा है और एक आपको मधुमक्खी दिखाई पड़ रही है। अब इन तीनों में क्या है कि ये जो बने हुए हैं ना, इनमें बहुत सारी कोशिकाओं का यूज हुआ है। ये एक कोशिका से नहीं बने हैं, इनको बनाने में बहुत सारी कोशिकाओं का यूज हुआ है ना। तो आप सभी जानते हैं ह्यूमंस यानी हम इंसान, एंड मैनी प्लांट्स और बहुत सारे पेड़ पौधे। सभी पेड़ पौधे हम नहीं कहेंगे पर बहुत सारे कहेंगे, क्योंकि अभी हम बात करेंगे, जैसे कल हम बात कर रहे थे काई की, एल्गी की, है ना, तो वो बहुत छोटे होते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं जो एकदम यूनिसेलुलर कहला सकते हैं। एनिमल्स एंड आर मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, यानी जो जैव जंतु होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं। तो ऐसे सजीव जो एक से ज्यादा कोशिका से मिलके बने हैं, organisms which are made up of a large number of cells known as multicellular organisms। multicellular organisms का मतलब क्या है बच्चों? अब इसको अगर हम हिंदी में बोले तो क्या कहेंगे? बहु कोशिकीय जंतु। बहुकोशिकीय जंतु का मतलब ऐसे जंतु जो एक से ज्यादा कोशिका से बने हुए, मतलब अगर संख्या में कोशिका यूज हुई है उस जंतु को बनाने में जो एक से ज्यादा है तो वो बहुकोशिकीय हो जाएंगे। मतलब अगर दो कोशिका का यूज हुआ है या दो से ज्यादा का भी यूज हुआ है तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे। और मल्टी सेलुलर में क्या क्या हो सकता है, जब आप कल्पना करेंगे तो आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के कम से कम 50 नाम अपने आप इसी समय लिख सकते हैं। मुझे पता है कि सारे बच्चे जान चुके हैं कि बहुकोशिकीय जंतु किसे कहते हैं, जिसमें आपको कीड़े मकोड़े में आपको एक मधुमक्खी दिखाई पड़ रही है स्क्रीन पर, आपको ह्यूमन बॉडी दिखाई पड़ रही है और आपको एक पेड़ दिखाई पड़ रहा है। ये सभी जो है ये बहुकोशिकीय जंतुओं का एग्जाम्पल है। अब जंतु और पेड़ पौधे इनमें कोशिका अलग अलग होती है ना। यानी कि सेल हम बात करें अगर, इसमें कौन सी कोशिका होती है बच्चों? इसमें तो आपको जंतु कोशिका पाई जाती है, जंतु कोशिका। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे भी। इसमें आपका जंतु कोशिका पाई जाती है
और इसमें आपकी पादप कोशिका प्लांट सेल पाई जाती है। मतलब जो पौधों का शरीर है वो और जो इंसानों का शरीर है वो दोनों एक तरीके की कोशिकाओं से नहीं बना है, दोनों अलग अलग तरीके की कोशिकाओं से बना है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में, इस स्लाइड में हम ये समझ पा रहे हैं कि जो मनुष्य हैं, जो अलग अलग पेड़ पौधे हैं और बहुत सारे जानवर हैं, ये सभी के सभी बहुत सारी कोशिकाओं से मिल करके बनते हैं। तो इन्हें हम बहुकोशिकीय जंतु या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो सभी बच्चे अगर कहीं भी कंफ्यूज होंगे तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आप अपना हाथ खड़ा करके तुरंत बताएंगे कि आप कहीं पर कोई चीज नहीं समझ पा रहे हैं। स्लाइड में आपने क्या जाना कि वेरिएशन होती है कोशिकाओं की संख्या के आधार पे, उसका आकार अलग अलग होता है, उसका साइज अलग होता है और उसकी संरचना भी अलग अलग हो सकती है। वो अलग अलग प्रकार की भी हो सकती है। जैसे जंतुओं को बनाने के लिए एनिमल सेल्स का यूज होता है और प्लांट्स को बनाने के लिए पादप कोशिका या प्लांट सेल का यूज होता है। ये दोनों अलग अलग तरीके की होती हैं। इनके चित्र मैं आपको आगे सेशन में बताऊंगी, दिखाऊंगी। तो ये तो हो गई आपका बच्चों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात, यानी कि बहुकोशिकीय जंतुओं की बात। आगे बढ़ेंगे। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स, अब जो यहाँ पे ये वाला जो आपने देखा, ये सब कुछ आप अपनी आंखों से देखते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी कोशिकाओं का यूज हुआ है इनको बनाने के लिए। तो ये कैसी है, ये साइज में बड़ी हैं, आकार में ये बहुत बड़ी हैं, तो ये आपको दिखाई पड़ती हैं। पर कुछ ऐसे जीव जंतु यहाँ सामने आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहे हैं। बेटा ये आपने कभी अपनी आंखों से नहीं देखे होंगे, है ना। चित्र में आपको अमीबा दिखाई पड़ रहा है, यूग्लिना दिखाई पड़ रहा है, पैरामीशियम दिखाई पड़ रहा है और बैक्टीरिया दिखाई पड़ रहा है। ये आप जितना बड़ा इसमें देख रहे हैं ये एक्चुअल में इतने बड़े नहीं होते हैं, है ना। ये कैसी इमेज है, ये मैग्नीफाइड इमेज है। इसको सूक्ष्मदर्शी के नीचे जब देखा गया होगा तब ये इतने बड़े दिखाई पड़े होंगे और इनकी फोटो ले ली गई होगी जो मैं आपको दिखा पा रही हूँ। जो किताबों में डायग्राम के रूप में होता है, चित्र आपको दिखाई पड़ते हैं बुक्स में, तो वो भी कैसे होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो केवल एक कोशिका से बनते हैं, मतलब एक कोशिका में ही ये ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ये भी सजीव की श्रेणी में आते हैं, यानी कि ये लिविंग की कैटेगरी में आते हैं। ये भी जिंदा है, मतलब जैसे हम सांस लेते हैं तो ये भी सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं तो ये भी खाना खाते हैं, हम अगर अपने खाने को पचाते हैं तो ये सारे जंतु भी खाने को पचाते हैं। जैसे हम अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, है ना, जैसे मम्मी पापा से बच्चे होते हैं, फिर बच्चे बड़े होते हैं, उनकी शादी होती है, फिर उनके भी बच्चे होते हैं, तो क्या है, हम अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं, है ना। सबके घरों में छोटे छोटे बच्चों का जन्म होता है। तो इसी तरह से ये जो है ये भी अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, मतलब हर वो काम परफॉर्म कर रहे हैं जो मनुष्यों के तौर पे हम कर रहे हैं। और हम अगर जिंदा हैं, हम अगर लिविंग की श्रेणी में हैं, तो ये सभी भी लिविंग की श्रेणी में हैं। लेकिन ये इतने छोटे हैं कि केवल एक कोशिका से बने हुए हैं और सारी प्रक्रियाएं जिंदा वाली परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए इन्हें हम जीवित की कैटेगरी में रखते हैं। और इनको क्योंकि ये एक ही कोशिका से बने हैं तो हम इन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। हम इन्हें क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव, यानी केवल एक ही कोशिका के द्वारा ये अपने सारे काम कर ले रहे हैं। एक ही कोशिका है इनके पास और उसी से ये सारे अपने काम कर ले रहे हैं। तो विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो केवल एक कोशिका से बनते हैं, विच आर मेड अप ऑफ ओनली one cell. These organisms are called unicellular organisms. ये organisms क्या कहलाते हैं, यूनिसेलुलर organisms कहलाते हैं।
इसका मतलब कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव जो है वो दो प्रकार के होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पे जीव जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया एक कोशिकीय जीव और दूसरा हो गया बहुकोशिकीय जीव। अगर एक ही कोशिका से बना है तो एक कोशिकीय जीव कहलाएगा, और अगर एक से ज्यादा कोशिका का यूज हुआ है तो वो बहुकोशिकीय जीव कहलाएगा। एक कोशिकीय जीव को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और बहुकोशिकीय जीवों को हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एक कोशिकीय जीव के कुछ उदाहरण हैं आपके सामने। अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है। एग्जाम्पल जिसमें बैक्टीरिया भी आ गया, अमीबा भी आ गया। दीज ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द नेसेसरी फंक्शंस। ऐसे जो जीव होते हैं जो केवल एक ही कोशिका के बने हैं, इसमें जितने भी जरूरी काम जीवन से रिलेटेड हैं, जैसा कि हमने बात करी कि अगर आप सांस ले रहे हैं, मैं सांस ले रही हूं, तो ये जीव भी क्या करते हैं, सांस लेते हैं। मतलब मैच हो गया, हम सांस ले रहे हैं, ये भी सांस ले रहे हैं, तो सांस लेने की प्रक्रिया में समान है। जो सांस लेता है वो क्या, सजीव होता है, वो जीवित है ना। अब क्या आपने कभी, कोई मरा है तो वो सांस नहीं लेगा। किसी की डेथ हो गई है बेटा, तो सबसे पहले क्या बंद होती है, सांस बंद हो जाती है। सांस लेने की प्रक्रिया जैसे ही बंद हुई, कभी कभार सुनने को आता है कि इनकी डेथ हो गई, या किसी नेता की डेथ हो गई, या एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो गई, कोई मर गया। तो मर जाने का मतलब क्या होता है, शरीर तो ऐसा ही रहता है ना। मर जाने का मतलब क्या होता है कि उस इंसान ने सांस लेनी बंद कर दी। मर जाने का मतलब क्या हुआ कि उस इंसान ने सांस लेनी बंद कर दी। अब वो सांस नहीं लेगा, मर चुका है। वो अब खाना भी नहीं खाएगा क्योंकि वो मर चुका है। अब वो बातचीत भी नहीं कर सकता क्योंकि वो मर चुका है। तो जो डेड हो गया वो नॉन लिविंग की कैटेगरी में आ गया। मतलब सजीव और निर्जीव। तो जीव, जहां पे जीवन है वो सजीव है, और जहां पे जीवन नहीं है वो निर्जीव है। तो जीवन कहाँ पे है ये हम तय कैसे करेंगे, हम एक्सक्रीशन करते हैं, यानी हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम अपने शरीर से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। हम खाना खाते भी हैं और उसको पचाते भी हैं। तो ये सारे प्रोसेस जो जीव परफॉर्म कर पाता है उसे हम लिविंग। सभी बच्चों को एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर इस वाले कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन है तो बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी के अभी। किसी बच्चे को कंफ्यूजन है बहुकोशिकीय जंतु और एक कोशिकीय जंतु के बारे में, कोई प्रश्न आपके मन में आ रहा है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। सभी बच्चे मन लगा के पढ़ रहे हैं। आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं एक कोशिकीय जीव, ऐसे जीव जो एक ही कोशिका से बनते हैं और सभी जीवन से संबंधित काम पूरे करते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप ये सारे नाम लिखेंगे, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, और बैक्टीरिया। अब ये इतने छोटे हैं कि ये दिखाई नहीं पड़ते आपको आपकी आंखों से। साधारण तौर पे ये आपको दिखाई नहीं पड़ते। ये जो आपको डायग्राम्स दिखाई पड़ते हैं बच्चों, ये जूम वर्जन है इसका। मतलब बहुत बड़ा करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे ये जैसे दिखाई पड़ते हैं उन्हीं का फोटो है। सचमुच में ये इतने बड़े नहीं होते, ये इतने छोटे होते हैं कि एक ही कोशिका बहुत छोटी होती है, उसे हम देख ही नहीं सकते अपनी आंख से।
कुछ कोशिकाएं हैं जो बड़ी होती हैं, जैसे हमने मुर्गी के अंडे की बात करी थी, तो एक सिंगल कोशिका है, बहुत बड़ी होती है, उसे हम देख सकते हैं, पर जो बहुत छोटी छोटी हैं उन्हें हम नहीं देख सकते। तो इसका मतलब एक चीज समझ में आ गई कि कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, बहुत सारे प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव जंतु जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया एक कोशिकीय जंतु और दूसरे प्रकार का हो गया बहुकोशिकीय जंतु। एक कोशिकीय जंतु जो केवल एक ही कोशिका से जीवन के संबंधित सारे काम पूरे कर लेते हैं, एक कोशिकीय जंतु कहलाते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और बैक्टीरिया। बहुकोशिकीय जंतु वो होते हैं जो बहुत सारी असंख्य कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं और जीवन से संबंधित कामों को पूरा करने के लिए उन्हें अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं की जरूरत होती है। बहुकोशिकीय जंतुओं में बहुत सारे प्रकार के पेड़, पौधे, वनस्पतियां जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, हम मनुष्य स्वयं और जो भी कीड़े मकोड़े हमें दिखाई पड़ते हैं, वो सब के सब बहुकोशिकीय होते हैं। यानी कि एक कोशिकीय के नामों को तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बारे में आपको पढ़ना है, या आपको दिखाई नहीं पड़ते। पर बहुकोशिकीय के एग्जाम्पल अगर देने की बात की जाए तो आप हर उस जंतु का नाम बहुकोशिकीय में लिख सकते हैं जो आपको दिखाई पड़ता है। आपके पेट्स हो गए, आपके जानवर आसपास जो दिखाई पड़ते हैं, जो भी पेड़ पौधे दिखाई पड़ते हैं, जो भी जीव जंतु दिखाई पड़ते हैं, जो भी वनस्पतियां दिखाई पड़ती हैं, सब के सब बहुकोशिकीय की श्रेणी में आते हैं। तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर दो प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, वो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसमें ये कह रही हूँ कि अगर यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हाथ खड़े करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसमें देखेंगे बच्चों कि आकार जो है अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग होता है। अभी तक हमने, आज मैं ये नहीं शुरू कर दी, अभी तक मैं बच्चों से ये कह रही हूँ कि कल आप एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव के बारे में समझ के आएंगे। जो मैंने आपको पढ़ाया उसको घर में एक बार जाके अपने दिमाग में रिवाइंड करेंगे और उसके बाद फिर एक कोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय जंतुओं के कुछ एग्जाम्पल लिख के लाएंगे। आज की क्लास में आप सभी ने माइक्रोस्कोप के बारे में जाना, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जो बहुत पावरफुल होता है, 5 लाख गुना तक उसमें कोई चीज बड़ी दिखाई पड़ती है। आपने उसमें एक कोशिकीय जंतुओं के बारे में जाना, आपने बहुकोशिकीय जंतुओं के बारे में जाना। और किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन होने पर आप मुझसे हाथ खड़े करके पूछ सकते हैं। सभी बच्चों का मन लगा करके पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। अगले सेशन में हम इसी के बारे में और जानेंगे कि अलग अलग कोशिकाओं का आकार भी अलग अलग होता है। टेक केयर।